दोस्तों, आने वाले समय में नौकरी पाना यानी कि टीचर बनना आसान नहीं रह जाएगा। आप देख रहे हैं प्रतिदिन नियमों में बदलाव हो रहे हैं और आगामी जो टीजीटी और पीजीटी के लिए अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक बात तो आप ये भी मान लीजिए कि जो परीक्षा पैटर्न वर्तमान में है, अगर आपको ये सरल लगता है ना तो तैयार हो जाइए। आगे चलकर संभव है प्री और मेंस की परीक्षा जिस प्रकार से एलटी ग्रेड में होती है उसी प्रकार से टीजीटी और पीजीटी में भी करवाई जाएगी। लेकिन फ़िलहाल इस पर करेंगे चर्चा। पहली खबर यहाँ पर ये है कि मदरसों में जो शिक्षकों के लिए एक डिग्री होती थी कामिल और फाजिल, ये दोनों डिग्रियां सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दी गई हैं, क्योंकि कामिल और फाजिल की जो डिग्री है ये यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल 16,460 मदरसे चल रहे हैं, जिसमें 560 मदरसे जो हैं वो आर्थिक सहायता प्राप्त हैं सरकार से। तो यहाँ पर फौकानिया यानी कि कक्षा 5 से 8 और आलिया यानी कि हाई स्कूल या इससे ऊपर, तो फौकानिया और आलिया में कामिल और फाजिल की जो डिग्री है इसको लेकर अध्यापन का जो कार्य कर रहे थे लोग, तो अब वो काम नहीं कर पाएंगे। और ये भी है कि मदरसों में शिक्षकों की अब नए सिरे से योग्यता तय होगी, यानी कि जो यूजीसी के नॉर्म हैं वो मदरसों में भी लागू होंगे। तो एक तरीके से ये एक बड़ी खबर है। तमाम मदरसे ऐसे हैं जो कि कामिल और फाजिल डिग्री धारकों को अपने यहाँ शिक्षक के तौर पर रखे हुए हैं। तो अब ऐसा नहीं चलेगा, अब वही डिग्री यहाँ पर भी मान्य होगी जिसको यूजीसी मान्यता प्रदान करेगा। ठीक है। और तब तक जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि मदरसों में शिक्षकों की नई नियुक्ति भी नहीं हो सकेगी जब तक कि जो नियमावली है नई वो लागू ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये खबर तो है। इसी के साथ चलते हैं। सबसे पहले तो जो आपके लिए यहाँ पर सबसे बड़ी खबर है कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा प्रारूप में विसंगति हो सकता है बदलाव। आपको पता ही है कि विगत कुछ महीने पहले जो एलटी ग्रेड है और साथ ही साथ टीजीटी है, दोनों के लिए नियमावली में बदलाव किया गया। सबसे पहला जो बदलाव आया था वो एलटी ग्रेड के लिए आया था और एलटी ग्रेड के आधार पर ही टीजीटी का भी जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। साथ ही साथ जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो नियमावली तय की गई थी, सेम नियमावली यूपी पीजीटी के लिए भी तय कर दी गई, यानी कि शैक्षिक योग्यता और बाकी जो चीज़ें हैं सब कुछ यहाँ पर सेम कर दिया गया है। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि एलटी ग्रेड में 2018 में जब ये भर्ती आई थी एलटी ग्रेड की, तो आपको पता ही है कि उस समय इसमें केवल एक परीक्षा हुई थी। एलटी ग्रेड में केवल एक परीक्षा करवाई गई थी, केवल प्री की परीक्षा हुई थी और प्री के बाद जो है इसी के जो अंक थे उसी के आधार पर जो फाइनल रिजल्ट था वो जारी किया गया था। लेकिन अब अगर बात करें हम एलटी ग्रेड के बारे में तो इसमें प्री और मेंस और साथ ही साथ फ्रेंड्स आप ये भी जानते हैं कि अभी तक यूपी में जो पीजीटी की परीक्षा होती है उसमें एक तो आपकी प्री की परीक्षा या स्क्रीनिंग टेस्ट होता है प्लस इंटरव्यू होता है, और रही बात टीजीटी की तो यहाँ पर केवल एक परीक्षा होती है, एक चरण का एग्ज़ाम होता है। ठीक है। तो यहाँ पर एलटी ग्रेड के बराबर टीजीटी को और जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता की जो भर्ती होती है उसमें जो नियम है उसके बराबर पीजीटी के नियमावली में बदलाव किया गया है। लेकिन चयन प्रक्रिया में थोड़ा सा अंतर है। आप देख पा रहे होंगे कि फ़िलहाल अगर हम बात करें जीआईसी प्रवक्ता के बारे में तो एलटी ग्रेड के बारे में आप जानते ही हैं कि एलटी ग्रेड में प्री और मेंस लागू होने जा रहा है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें जीआईसी प्रवक्ता के बारे में तो अशासकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी और प्रवक्ता यानी कि पीजीटी भर्ती परीक्षा का प्रारूप राजकीय विद्यालयों की भर्ती परीक्षा से भिन्न है। अशासकीय विद्यालयों टीजीटी भर्ती केवल एक लिखित परीक्षा के माध्यम से होती है। पीजीटी में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों होता है। तो सवाल यह उठ रहा है कि जब राजकीय और अशासकीय विद्यालयों का पाठ्यक्रम और इन विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का वेतन एक समान है तो उनकी योग्यता के आकलन करने के लिए जो भर्ती परीक्षा का प्रारूप है वो अलग अलग क्यों है। तो आगे चलकर संभव है कि इस विसंगति को दूर करने के लिए अब दोनों राजकीय और अशासकीय यानी कि एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता टीजीटी और पीजीटी के लिए जो यहाँ पर चयन प्रक्रिया है तो उसको भी लेकर एक समान नियमावली जो है वो बन सकती है।
तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल जो भी वैकेंसीज़ आपके सामने हैं, जिसमें आपने फॉर्म डाला हुआ है, जिसकी परीक्षाएं हो रही हैं, उस पर आप लोग ना सबसे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि आगामी जो विज्ञापन जारी होगा वो विज्ञापन किस प्रकार से होगा, मुझे तो लगता है ना कि कुछ भी अगर बदलाव नहीं हुआ तो भी आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी वो कठिन से कठिनतम होती चली जाएंगी। तो यहाँ पर आपको अगर इंतज़ार करना है देन यू कैन वेट, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरी राय ये है कि अगर आपने कोई भी परीक्षा का फॉर्म डाला हुआ है उसमें आप अपना 100% देने का प्रयास करें, क्योंकि आगामी जो भी वैकेंसी आएगी अगर आप समझ रहे हैं कि उसमें आसानी से होगा, तो आसानी शब्द कभी भी आपके जीवन में आने वाला नहीं है। आपका जीवन भी ऐसा है कि आगे चलकर तो बस यही है ना कि मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। भले ही लगे कि आगे जीवन आसान होगा, आसान होता नहीं है। आपको ये भी पता है कि उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए 71 नए राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षिक और गैर शैक्षिक पदों के सृजन को मंजूरी दी है। तो 71 नए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। इसमें कुल 1207 पद स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही साथ 710 पद यानी कि ग्रुप डी के जो पद होंगे 710 पद। अब एक बात और ध्यान रखना कि ये जो 710 पद है ना, इस पर जो मिनिमम वेतन मिलेगा वो 18,000 रुपये रहेगा। ये नियमावली भी अब बन चुकी है। और रही बात ये कि जो 71 राजकीय डिग्री कॉलेज हैं इनमें जो भर्ती होगी 1207 पदों पर, ये भर्ती कौन करवाएगा? तो कहा जा रहा है कि ये भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से करवाई जाएगी। इसमें प्रिंसिपल के भी पद हैं, 71 पद प्रिंसिपल के होंगे 71। इसके अलावा जो लाइब्रेरियन होते हैं, लाइब्रेरियन के भी 71 पोस्ट होंगे। बाकी जो पद यहाँ पर हैं सारे पद असिस्टेंट प्रोफेसर के रहने वाले हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप साइंस या फिर आर्ट या फिर कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपका नेट क्लियर है तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। और निश्चित रूप से ये एक बड़ी जो है भर्ती होने वाली है, ठीक है। तो 1207 पद यहाँ पर रहने वाले हैं, जिसमें 1136 पद जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रहने वाले हैं। बाकी जो पद होंगे जैसे कि परिचर यानी कि चपरासी, चौकीदार, स्वीपर, इनके जो 710 पद हैं ये आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे। और रही बात की आउटसोर्सिंग, तो आउटसोर्सिंग में भी आपने यहाँ पर देखा है कि अब जो आउटसोर्सिंग के मतलब माध्यम से भरे जाएंगे तो उनको मिनिमम 18,000 रुपये न्यूनतम मानदेय देने की तैयारियां की जा रही हैं। तो आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम 18,000 रुपये मानदेय दिए जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। मानदेय सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से दिया जाएगा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री के सम्मुख सचिव संजय प्रसाद से मुलाकात के लिए ये जानकारी दी है। तो फिलहाल यहाँ पर जो भी भर्तियाँ आपके सामने आ रही हैं ना, उसको आप बिल्कुल अगर लाइटली ले रहे हैं या फिर आप उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं या जो फॉर्म आपने डाले हैं उसकी आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो सोच लेना गलती आपकी ही होने वाली है, ठीक है। और नुकसान भी अंत में आपको ही उठाना पड़ेगा। फ़िलहाल ये जानकारी आपको मिल गई, तो अगर आप चाहें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए UPPSC के माध्यम से यानी कि GS वगैरह तो पढ़ना स्टार्ट ही कर दीजिए, सब्जेक्ट आप बाद में पढ़ लेना, लेकिन GS आपका रेगुलर चलते रहना चाहिए। अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल करूँगा, आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और देखते हैं कितने लोग जो है सपोर्ट करते हैं। इस चैनल पर करंट अफेयर का सेशन चलता था, ठीक है, लेकिन व्यूज़ कम थे। स्पष्ट बोलूँगा, व्यूज़ कम थे, बहुत कम लोग उसे वॉच करते थे। संख्या जो थी वो 1000 या उससे कम हुआ करती थी, ठीक है। तो इस वजह से मोटिवेशन मिला नहीं और सेशन को बंद कर दिया गया। ये सेशन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। और मुझे लगता है ना कि जो सीरियस एस्पिरेंट हैं उनका सहयोग ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उनको पता है कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। और प्रतिदिन जो करंट आप पढ़ते हैं जो कि मात्र 10 से 15 मिनट का होता है, इस करंट के माध्यम से ना आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। भली बात तो ये कि अगर आप परीक्षा की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप अपडेट रहते हैं। आगे चल कर GS का जो भी पेपर होगा कहीं पर, उसमें भी आपको अच्छे अंक मिलते हैं। यानी कि करंट तो इम्पॉर्टेंट है ही है। तो ये सेशन बंद हो गया था, इसको स्टार्ट करने के बारे में विचार मैं कर रहा हूँ। आप क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और नई भर्ती के नाम पर बैठकों तक सिमटा शिक्षा सेवा चयन आयोग। आपको पता ही है, शिक्षा सेवा चयन आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग, बहुत लंबे समय से इसका जो हाइप है क्रिएट किया गया। अंत में उत्तर प्रदेश की सारी भर्तियों की जिम्मेदारी शिक्षा सेवा चयन आयोग को दे दी गई। धीरे धीरे स्टाफ भी पूरे हो गए, लेकिन भर्ती के नाम पर यहाँ से अभी तक एक भी भर्ती आई नहीं है।
हालांकि अध्यक्ष ने कई बार ये प्रयास किए हैं, बैठकें की हैं और उसमें कहा कि अधियाचन मिले तो हम विज्ञापन जारी करें, लेकिन विडंबना ये है ना कि अभी तक अधियाचन ही नहीं मिला है तो विज्ञापन की तो बात ही नहीं आती है। यानी कि यह एक सफ़ेद हाथी अभी फ़िलहाल साबित हुआ है। अभी एक परीक्षा शिक्षा सेवा चयन आयोग ने करवाई है, आपको पता है कौन सी परीक्षा है? यह UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो विज्ञापन था, विज्ञापन संख्या 51, ये विज्ञापन जारी किया गया था। अभी TGT और PGT के लिए जो तैयारियां हैं परीक्षा कराने की वो चल रही हैं। 2022 का विज्ञापन है ये। और आपको ये भी पता है कि PGT के लिए जो डेट्स आ गई हैं 18-19 जून को और 21 और 22 जुलाई को TGT कराने के बारे में बात चल रही है। इसके अलावा कोई भी विशेष कार्य हुआ नहीं। और बाकी यहाँ पर जो भी खबर है इसमें इसके कार्यकाल के बारे में, कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, कौन कौन से लोग हैं, सारी बातें कही जा रही हैं। लेकिन इसमें सार संक्षेप ये है कि अभी केवल अधियाचन मांगने भर का काम हुआ है। नई भर्ती कब आएगी, कैसे आएगी, इसके बारे में फ़िलहाल कोई कंक्रीट एविडेंस, ठोस प्रमाण नहीं मिल रहा है कि कब तक भर्ती होगी और कैसे ये पूरी होगी। हालांकि आपको ये भी पता है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में 2 लाख पदों पर भर्ती करने की बात कही गई थी। इसमें प्राइमरी के लिए 1,81,000 पदों को कहा गया कि प्राइमरी के लिए होंगे, प्राइमरी टीचर के लिए होंगे। बाकी बहुत सारे पदों को कहा गया था कि TGT और PGT के लिए होंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद सरकार के ट्विटर हैंडल X से यह ट्वीट डिलीट कर दिया गया। हिंदुस्तान ने भी ये खबर छापी थी, लेकिन इसके बाद इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। हाँ, इस पर अब राजनीति ज़रूर हो रही है। और राजनीति जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग पार्टीज हैं, सबको अपना फ़ायदा दिखता है, सबको अपना नुकसान दिखता है। तो मुद्दे जो है उठाए जाते हैं, अच्छा भी होता है। मुझे लगता है ना कि एक अच्छा विपक्ष भी होना चाहिए। अच्छा, मजबूत और समझदार विपक्ष बहुत ज़रूरी होता है ताकि चीज़ें जो हैं वो अनियंत्रित न होने पाएँ। फ़िलहाल 1,93,000 के बारे में जो एक तरीके से समाचार चल रहा था वो तो अब फ़िलहाल हर जगह ठंडे बस्ते में है। ये भर्ती आएगी नहीं आएगी, नो वन नोज़, कोई नहीं जानता। लेकिन सपा प्रमुख और पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि ये जो विज्ञापन जारी करके डिलीट किया गया, विज्ञापन क्या, सूचना जो जारी करके डिलीट की गई, उससे जो है भाजपा को बहुत अधिक नुकसान होने वाला है। फिलहाल यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो चुनाव से संबंधित हैं, उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और आप लोग इतने समझदार हैं कि आप एक बेहतर एनालिसिस खुद भी कर सकते हैं। लेकिन मतलब अफसोस वाली बात यहाँ पर यह है कि एक बार तो कहा गया कि भर्तियाँ आएंगी, ये भी कहा गया था कि नवंबर में 65,000 लगभग पद होंगे, और ये भी कहा गया था कि 65,000 करके 3 चरणों में भर्ती पूरी होगी। मुझे लगा था ना कि ये बिहार के तर्ज पर सब कुछ होने जा रहा है, लेकिन एकाएक सब कुछ डिलीट कर दिया गया तो समझ में नहीं आया कि मतलब ये क्या तर्ज हुआ है। खैर, यहाँ पर एक न्यूज़ और भी है कि आंगनवाड़ी केंद्र 15 जून तक बंद रहेंगे और चौथे चरण की जो अध्यापकों की नियुक्ति की तैयारी है, इस पर कल मैंने आपको अपडेट दिया था। अब यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है, जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार, उन्होंने कहा था कि 10 अगस्त 2025 से पहले उन्होंने कहा था कि वो BPSC TRE 4 की परीक्षा करवा लेंगे। अब देखो, ये संभव तो नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि शिक्षा मंत्री का बयान है तो और बिहार भी है तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। और ये भी कहा गया था कि BPSC TRE 4 से पहले बिहार की जो STT की परीक्षा है वो करवाई जाएगी, STT। तो फिलहाल मुझे ये लगता है ना कि अगर सीरियसली 10 अगस्त से पहले BPSC TRE 4 करवाना है ना, तो इसी सप्ताह आपको बिहार STT का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। अगर बिहार STT का नोटिफिकेशन इस सप्ताह में आ जाता है, ठीक है, तो यकीन मानिए कि ये न्यूज़ जो है कि 10 अगस्त से पहले BPSC TRE 4 हो जाएगी, ये बिल्कुल हो जाएगी। लेकिन अगर STT की परीक्षा नहीं हो पाई या इसमें विलम्ब हुआ तो BPSC तो उसके बाद ही हो पाएगी TRE 4, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये मान चलिएगा कि अगस्त का टारगेट दिया गया है, तो इसे आप मैक्सिमम 2 मंथ आगे ले जा सकते हैं। इससे ज़्यादा तो बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि जितनी जो है जल्दी आपको है, बिहार में चुनाव होने हैं, उससे ज़्यादा जल्दी बिहार की सरकार को भी है। और सरकार अगर चाह ले तो सरकार से मजबूत तंत्र कौन सा है, आप बताइए। जिनको भी विरोध है मुझसे, वो लोग ही बताएं कि अगर सरकार चाह ले तो क्या नहीं करवा सकती सरकार, और उससे बड़ा संगठन कौन सा है, ठीक है। पूरा प्रदेश भाई सरकार का ही है। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि फ़िलहाल नियुक्त हुए और अब उनकी नौकरी शून्य कर दी गई, अब उनको नौकरी से बाहर कर दिया गया। मतलब
देखना चाहिए ना कि पहली बात तो ये कि जब आप फॉर्म भरें तो अपनी एलिजिबिलिटी आप चेक करें। लक बाई चांस अगर आपकी नौकरी लग भी जाती है तो बाद में जब ये घटनाएं घटती हैं डेफिनेटली बहुत दुख होता है। और यहाँ पर मैं दोष उनसे ज़्यादा उनको देना चाहूँगा जो लोग उनका डीवी करवाते हैं। आखिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप बैठाए क्यों गए हैं? अगर आपको यही पता नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट मैं वेरीफाई कर रहा हूँ सही है गलत है, तो आपको तो पद पर बने रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। ठीक है, खैर कार्रवाई की मांग की जा रही है, क्या कार्रवाई होती है पता नहीं, लेकिन ये तय है कि बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं मतलब अपॉइंटेड टीचर हैं 69,000 के अंतर्गत वो बाहर हो रहे हैं। ठीक है, और ये न्यूज़ मैंने आपको बताई दी थी मदरसों के बारे में कि कामिल और फाजिल की डिग्री को यूजीसी से मान्यता न होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इन डिग्रियों को असंवैधानिक घोषित किया है और अब जो मदरसे हैं उसमें शिक्षक भर्ती के लिए नई नियमावली बनाई जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर ये सेशन आपको पसंद आता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर किया करें अपने दोस्तों के बीच में, या फिर आपका जो व्हाट्सएप का स्टेटस है वहाँ पर तो आप इसे शेयर कर ही सकते हैं। पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शेष अगले वीडियो में। और हाँ, करंट अफेयर के बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं इस चैनल पर अब ARO के लिए करंट अफेयर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें लास्ट 1 ईयर के जो करंट अफेयर हैं उनकी जिस्ट मैं यहाँ पर उपलब्ध कराऊँगा छोटे छोटे वीडियोज़ के रूप में। कारण क्या है कि ARO एक बहुत विस्तृत परीक्षा होती है। करंट अफेयर से यहाँ पर लगभग 30 प्रश्न से ज़्यादा या इसके हेर फेर में पूछे जाते हैं और लगभग 1 साल का जो करंट है वो ज़रूरी होता है। अगर 12 घंटे का वीडियो डाल दे तो बहुत कम लोग इसे देख पाते हैं और समय बहुत कम बचा हुआ है। अब मात्र 2 माह का समय है, तो 2 माह का समय है तो प्रतिदिन हम लोग कम से कम शुरू करते हैं पिछले 12 महीने के जो करंट अफेयर हैं और उसको क्रम से आगे बढ़ाएंगे ताकि आप लोग भी उसे अच्छे से देख सकें, समझ सकें और आपकी तैयारी जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में से ही लेकिन पूरी हो सके। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या रिस्पांस रहता है आप सभी लोगों का। लेकिन फ़िलहाल ये 2 चीज़ अब स्टार्ट होने जा रही है, यानी कि प्रतिदिन आपको करंट अफेयर और ये करंट अफेयर का जो सेशन होगा इसमें डेली करंट अफेयर और पिछले महीने के पिछले लास्ट 12 मंथ के जो करंट अफेयर होंगे दोनों को जोड़ के मैं एक ही वीडियो में दूंगा। इसके अलावा कुछ मॉक टेस्ट भी अब आपको धीरे धीरे उपलब्ध होते रहेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।